न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, राइट। सो इनर्शियल फ्रेम से अगर कोई ऑब्जेक्ट आइदर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। सो यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर। सो हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल लेते हैं जब उसका रोटेशनल मोशन हम डिस्कस नहीं करते। तो कंडीशन था पार्टिकल का इक्विलिब्रियम के लिए, कंडीशन था नेट फोर्स वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जो है 0 होना चाहिए, ये कंडीशन था। लेकिन टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस होता है। सो पहला कंडीशन होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। दूसरा जो कंडीशन होता है वेक्टर सम ऑफ टॉर्क ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट एनी एक्सिस इज 0, राइट। सो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। सो पिछला क्लास में हम पार्टिकल का बात किए थे, और पार्टिकल का रोटेटरी मोशन नहीं होता है। तो पार्टिकल का रोटेटरी मोशन नहीं होता मतलब ये इक्वेशन जरूरत नहीं है। सो पार्टिकल का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन, वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो है 0 होना चाहिए। लेकिन टोटल इक्विलिब्रियम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप लेना चाहते हैं, नॉट ओनली नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट एनी एक्सिस जो है 0 होना चाहिए। तो ये जो टर्म है, ये टर्म टॉर्क, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। ये तो हम जानते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, एफ ई एक्स टी इक्वल टू एम ए सी एम। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए, और अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। लेकिन ये जो टर्म है अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ये टॉर्क क्या है। हमें मालूम है फोर्स जो है चेंज इन मोशन लाता है, और अभी तक जो मोशन की हम बात कर रहे थे सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन। अब फोर्स का जो रोटेटरी मोशन है आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सो ये जो टर्म है टॉर्क, ये टर्म, इसको इस सिंबल को टाउ बोलते हैं, TAU, टाउ। ये टॉर्क का सिंबल है। हम समझने की कोशिश करते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क, रोटेशनल ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। हम स्क्रैच से शुरू करते हैं क्योंकि हम जस्ट न्यूटन्स लॉ किए, हमको रोटेशनल के बारे में कुछ नहीं मालूम है। सो हम स्क्रैच से शुरू करते हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में डेफिनेटली दरवाज़ा होगा। मान लेते हैं कि ये नोटबुक दरवाज़ा है, राइट। दिस इज़ द डोर इन द रूम यू आर सिटिंग। ये दरवाज़ा है और ये घूमता है, राइट। कब घूमता है? जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसका जो रोटेशनल मोशन है उसको क्या क्या इफेक्ट कर सकता है ये हम डिस्कस करें। सो पहले जो पॉइंट है, ये जो डोर है किसी एक फिक्स्ड लाइन पे घूम रहा होगा। इस लाइन पर सपोज ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा, इस लाइन पे घूम रहा है। सो जिस लाइन पर घूम रहा है डोर, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो याद रखिएगा, जिस लाइन पर, अबाउट विच लाइन द ऑब्जेक्ट रोटेट्स, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिटेल डेफिनेशन हम बाद में ले लेंगे रोटेशनल मोशन में। अभी हमको समझने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स नहीं, जस्ट घूम रहा है।
घूम रहा है, किस लाइन पे घूम रहा है, जिस लाइन पे घूम रहा है वो जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखते हैं इसका जो रोटेशनल मोशन को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, राइट। सो पहला जो है फोर्स, अगर आप ज़्यादा फोर्स डालेंगे तो ज़्यादा रोटेशनल मोशन आएगा, कम डालेंगे तो कम रोटेशनल मोशन आएगा, है कि नहीं। ज़्यादा डालिए ज़्यादा जोर से घूमेगा, कम डालिए कम जोर से घूमेगा। सो पहला जो है फोर्स। सो ट्रांसलेशन में सिर्फ फोर्स आप डिसाइड कर देता है एक्सेलरेशन, सिर्फ फोर्स जो है डिसाइड कर देता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स बाय मास, लेकिन रोटेशन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ फोर्स डिसाइड नहीं करता है। और क्या क्या डिसाइड कर सकता है देखते हैं। ये जो फोर्स है उसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस, अगर आप यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे कम रोटेशन होगा, और थोड़ा दूर में अप्लाई करेंगे एक्सिस से थोड़ा ज़्यादा रोटेशन होगा, और दूर पे अप्लाई करेंगे और ज़्यादा होगा। सो फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है इसका पोजीशन वेक्टर एक्सिस ये डिसाइड करता है, जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा रोटेशनल मोशन आता है। और एक फैक्टर भी है एंगल, अगर किसी चीज़ को आप घुमाना है, सपोज आपने फोर्स यहाँ अप्लाई किया, परपेंडिकुलर अप्लाई किया, तो सबसे ज़्यादा रोटेशनल मोशन होता है। लेकिन फोर्स आप ऐसा अप्लाई करते हैं इस तरह से, ये एक्सिस है, तो ये दरवाज़ा नहीं घूमेगा, जितना जोर भी अप्लाई कर लीजिए दरवाज़ा नहीं घूमेगा। तो परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं सबसे ज़्यादा रोटेशनल मोशन, अप्लाई फोर्स जो है एक्सिस से अगर पास करता है नो रोटेशन, नो चेंज इन रोटेशनल मोशन। इसका मतलब ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया, ये दरवाज़ा था, आपने फोर्स अप्लाई किया, इनके बीच में जो एंगल है वो मैटर करता है। एंगल अगर 90 डिग्री है सबसे ज़्यादा रोटेशन, एंगल अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री है नो चेंज इन रोटेशन। सो ट्रांसलेशन में फोर्स एक्सेलरेशन जो है सिंपली फोर्स बाय मास, लेकिन जो रोटेशनल मोशन है 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पोजीशन ऑफ फोर्स एंड एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। तो ये तो 3 डायमेंशनल डायग्राम हो गया, इसको हम 2 डायमेंशन पे इस बोर्ड में ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। सो 3 डायमेंशनल मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं 2 डायमेंशनल ड्रॉ करूंगा। टॉप व्यू, टॉप व्यू का मतलब है ऊपर से देखने से आपको जो दिखेगा, आप ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ ये दिखेगा और ये फोर्स दिखेगा, राइट। सो यहाँ घूम रहा है, एक्सिस यहाँ पर है, एक्सिस ऐसा है। सो ये आपका दरवाज़ा था, ये एक्सिस है, राइट, और ये जो फोर्स है यहाँ पर था, ये फोर्स का पोजीशन था विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट आर था। सो ये जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, जिसको कि हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक फोर्स का पोजीशन, दूसरा फोर्स का मैग्नीट्यूड, तीसरा इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर थीटा 90 डिग्री है, साइन 91 होता है। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैक्सिमम होता है, और थीटा जब 0 या 180 डिग्री होता है कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होता, टर्निंग इफेक्ट जो है इस फोर्स का 0 हो जाता है। सो एफ और साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एफ को प्रोड्यूस करते हैं, एफ को प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, राइट। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। सो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। आपको मालूम होगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सो परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस जो है आर साइन थीटा। सो आर और साइन थीटा को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों को कंबाइन करते हैं। सो कोई भी फोर्स का टर्निंग एबिलिटी जो है 2 चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो कोई भी एक फोर्स यहाँ पर है और आप यहाँ इसका टर्निंग इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है इस फोर्स के ऊपर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसा निकालेंगे, फोर्स को प्रोड्यूस कर देंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये है आपका टर्निंग इफेक्ट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट।
सो अगर फोर्स को प्रोड्यूस करने से अगर पॉइंट से पास हो जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 0 हो जाता है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट नहीं हो। तो जो भी फोर्स जहां पर आप टर्न करना चाहते हैं, फोर्स का लाइन ऑफ एप्लीकेशन अगर उस पॉइंट से पास हो जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, यानी कि कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। तो दो बातें होगी। पहली बात, ट्रांसलेटरी इफेक्ट ऑफ फोर्स सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करता है, कहाँ एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाता है फोर्स बाय मास, इंडिपेंडेंट, कहीं भी अप्लाई करो। यहाँ अप्लाई करो एक्सेलरेशन F/m, यहाँ अप्लाई करो F/m, यहाँ अप्लाई करो F/m, कहीं पर भी। लेकिन रोटेशन ऐसा नहीं है। आप खुद कैरम बोर्ड वगैरह खेलते वक्त देखे होंगे, जब आप मारना चाहते हैं, ज़्यादा घुमाना चाहते हैं, जब फुटबॉल का किक लेते हैं या कैरम बोर्ड खेलते हैं, कहीं पर भी मारना चाहते हैं तो दूर पे मारते हैं। जितना दूर मारेंगे रोटेशनल मोशन उतना ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा घूमता है। तो चेंज इन रोटेशनल मोशन नॉट ओनली एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर एफ आर साइन थीटा, ये 3 पर निर्भर करता है। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं टोटल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम जिसके लिए कंडीशन है नेट फोर्स 0, रोटेटरी इक्विलिब्रियम जिसके कंडीशन है नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज 0। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक रॉड है, राइट। रॉड को हमने 2 वायर से सस्पेंड कर दिया, 2 वायर से सस्पेंड कर दिया। रॉड का लेंथ मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर है और रॉड का मास मान लेते हैं 4 kg। ये 2 वर्टिकल वायर्स आपने सस्पेंड कर दिया, रॉड का मास 4 kg। एक और वेट यहाँ सस्पेंड कर दिया, यहाँ और एक वेट सस्पेंड कर दिया, मान लेते हैं 6 kg। कहाँ पर सस्पेंड कर दिया? से 20 सेंटीमीटर दूर। और हमें पूछा गया ये जो 2 वायर्स है, वर्टिकल वायर्स, उसमें टेंशन कितना है। चलिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम कर लेते हैं। रॉड का मास 4 kg है, वेट हो जाएगा 40 न्यूटन। वेट कहाँ पर होगा? यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर में होगा 40 सेंटीमीटर। इसका मास 6 kg है, इसका वेट हो जाएगा 60 न्यूटन, राइट। इस स्ट्रिंग में जो है, स्ट्रिंग का जो पुल है, ये रूफ को खींचेगा तो रूफ भी से खींचेगा। ये सपोज T1 है, इस रूफ का पुल T2। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो कंडीशन क्या है? नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। सो पहले नेट फोर्स 0, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 60 + 40, 100 न्यूटन। ये पहला इक्वेशन। नेक्स्ट, नेट टॉर्क। ये घूम नहीं रहा तो कहीं पर भी टर्निंग इफेक्ट जो है 0 होगा, कोई भी पॉइंट पर। सो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट आप ये ले लीजिए या फिर ये लीजिए, फिर ये लीजिए या ये लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, टर्निंग इफेक्ट 0 होगा। तो कोई खास वजह नहीं है, लेकिन मैं ये पॉइंट चूज कर रहा हूँ। सपोज इस पॉइंट पे टॉर्क 0, आप चाहे तो कोई और पॉइंट ले सकते। तो यहां पर ले रहे हैं, हमारे पास 4 फोर्सेस है, 1 2 3 4। तो चलिए इस फोर्स से शुरू कर रहे हैं। इस फोर्स को अगर मैं प्रोड्यूस करूं, वो ए से पास हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है। याद है? टॉर्क फोर्स अगर यहाँ एक्ट कर रहा है और आपको यहाँ इसका टर्निंग इफेक्ट चाहिए, तो फोर्स को प्रोड्यूस कीजिए और परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। सो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन फोर्स अगर प्रोड्यूस करने से यहाँ से पास हो जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होता। सो T2 का यहाँ पर कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं है। सो T2 का कंट्रीब्यूशन 0। तो किस किस का बच गया? 60, 40 और T1। सो पहले 60 का लेते हैं। तो इधर से आप 60 पुल कर रहे हैं तो किस तरफ घूमेगा? सो टॉर्क का जो है, मैथमेटिकली टॉर्क का फार्मूला जो है R×F है, डायरेक्शन के लिए R×F। ये R है, इस तरफ है, ये F है। सो R से F की तरफ फिंगर्स को घुमाइए।
आर की तरफ फिंगर्स रखिए। क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम है, ए क्रॉस बी का मतलब ए की तरफ फिंगर्स रखेंगे राइट हैंड का, बी की तरफ घुमाएंगे थ्रू स्मॉलर एंगल। सो ए क्रॉस बी, थंब जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। सो आर इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, सो आर से एफ की तरफ घुमाइए थंब अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जो है रोटेशन। लेकिन आप अभी जस्ट न्यूटन्स लॉ शुरू किए हैं, सो बेटर होगा रेदर देन गोइंग यूजिंग दिस फार्मूला, आप खुद विजुअलाइज कीजिए, खुद फील कीजिए। कैसा फील करेंगे? आपको 60 न्यूटन के चलते टॉर्क चाहिए, ठीक है, और कहाँ चाहिए? यहाँ पर। तो आप इमेजिन कीजिए कोई और फोर्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 60 न्यूटन प्रेजेंट, और आपको यहाँ घुमाना है, यहाँ घुमाना है, यानी कि यहाँ फिक्स्ड है और यहाँ आप 60 न्यूटन अप्लाई किए। तो जब आप यहाँ पुल करेंगे और ये यहाँ फिक्स्ड है, तो जाहिर है कि वो ऐसा घूमेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इनटू पेपर, जैसे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था, इनटू पेपर। सो ये जो है क्लॉकवाइज टॉर्क देता है। नेक्स्ट आप इसके चलते टॉर्क निकालना है, और जब इसके चलते निकालना है, आप इमेजिन कीजिए कोई और फोर्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ये प्रेजेंट है, और यहाँ घुमाना है, बॉडी यहाँ फिक्स्ड, बॉडी यहाँ फिक्स्ड है, आप ऐसा खींच रहे हैं, ऐसा खींच रहे हैं 40 न्यूटन, तो ये ऐसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। सो ये दोनों जो है इस पॉइंट पर क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश कर रहा है, इस रॉड को इस पॉइंट पर ये दोनों फोर्स क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन रॉड घूम नहीं रहा है, मतलब कोई और फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब T1 का लेते हैं, रॉड यहाँ फिक्स्ड है, सिर्फ T1 है और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ T1 अगर होता तो किस तरफ घुमाता? इधर खींचिए, इधर खींचेंगे, रॉड यहाँ फिक्स्ड है तो ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। सो तीनों का इंडिविजुअली निकाले, सिर्फ ये होता तो क्लॉकवाइज घुमाता, सिर्फ ये होता तो क्लॉकवाइज घुमाता, सिर्फ वो फोर्स होता तो एंटी क्लॉकवाइज। बिकॉज ये घूम नहीं रहा है, सो नेट टॉर्क जीरो, नेट टर्निंग इफेक्ट जो है जीरो। सो क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। सो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है 20, सो 60 इंटू 20। उसी तरह वो फोर्स का डिस्टेंस कितना है? 40, लेंथ है 80, तो वेट सेंटर में एक्ट करता है 40, इक्वल टू T1। T1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 80। सो जीरो काट दीजिए, 120 प्लस 160, ये 120 प्लस 160 कितना आ गया? 280 इक्वल टू T1 8। सो T1 हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 70/2, 70/2 यानी कि 35। सो T1 35 निकल गया, T1 35 निकला, तो T2 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 35, 100 माइनस 35 यानी कि 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक रॉड है, मान लेते हैं रॉड का लेंथ 100 सेंटीमीटर है, यहाँ एक वायर है, वर्टिकल वायर है, और यहाँ एक वर्टिकल वायर है। ये वर्टिकल वायर मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर दूर में है। यहाँ एक वेट है से 4 kg, और रॉड का वेट मान लेते हैं 8 kg, और आपको दोनों वायर्स में टेंशन निकालना है। सो रॉड का लेंथ 100 है, तो रॉड का वेट कहाँ एक्ट करेगा? सेंटर में। 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर में एक्ट करेगा। 8 kg यानी कि 80 न्यूटन। फ्री बॉडी डायग्राम खींच रहा हूँ। 80 न्यूटन, ये 40 न्यूटन, 81, 82। सो पहला कंडीशन है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। नेक्स्ट टॉर्क, घूम नहीं रहा है, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस 0। आप ए में लीजिए, बी में लीजिए, सी में लीजिए, डी में लीजिए, या फिर कहीं और ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। तो पिछले बार यहाँ लिए थे, फॉर ए चेंज यहाँ लेता हूँ, बी में लेता हूँ। सो टॉर्क एट बी जो है 0 है।
सो बी में लूंगा तो फिर 80 न्यूटन का टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि 80 न्यूटन खुद बी से पास हो रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 0 हो जाएगा। तो हमको निकालना है इसका, इसका, इसका। सो पहले चलिए इससे शुरू करते हैं। जब इसका लेंगे तो यही मान के चलेंगे सिर्फ ये प्रेजेंट है, कोई और फोर्स प्रेजेंट नहीं है, ये रॉड है, सिर्फ ये फोर्स प्रेजेंट है, यहाँ फिक्स्ड है, आप इधर खींच रहे हैं और ये ऐसा घूमेगा क्लॉकवाइज। उसी तरह 40 का लेना है, ये फिक्स्ड है, कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 40 है, ऐसा घूम रहे हो, ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये दोनों क्लॉकवाइज। T1 का लेना है, सिर्फ T1 प्रेजेंट है, यहाँ फिक्स्ड है, ऐसा खींच रहे हो ऐसा, तो ऐसा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। और बिकॉज ये घूम नहीं रहा है क्लॉकवाइज, टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। सो ये जो है आपका T2 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 प्लस 40, उसका डिस्टेंस भी 50 इक्वल टू T1, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 50 है, ये 20 चला गया, ये 30 इंटू 30, 0 कट जाएगा। सो आपका हो जाएगा, उधर चला जाइए, 3T1 माइनस 5T2 इक्वल टू 200। ये दूसरा इक्वेशन, राइट। पहला इक्वेशन ये है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5T1 प्लस 3T1 8T1, 5T2 5T2 कट गया, 5 इंटू 120 600 प्लस 200 800। सो T1 कितना हो गया 100 न्यूटन हो गया। सो T1 अगर 100 हो गया तो T2 कितना हो जाएगा 120 माइनस 100, कितना हो जाएगा 120 माइनस 100 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जमीन पर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जमीन पर, लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल मतलब सभी साइड सेम होता है। इसका मास मान लेते हैं, मास ऑफ ब्लॉक मान लेते हैं 20 kg, जमीन पर है, राइट। और आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने अप्लाई किया 60 न्यूटन, लेकिन ये ब्लॉक रेस्ट पर मूव नहीं कर रहा। तो आपको निकालना है कि जो नॉर्मल फोर्स है, सरफेस का जो नॉर्मल फोर्स है, वो सेंटर से कितनी दूरी पर, नॉर्मल फोर्स का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना। पहले फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। ब्लॉक का मास 20 kg है, यानी कि वेट जो है 200 न्यूटन। सो अर्थ जो है इसको 200 न्यूटन में खींच रहा है, आप खींच रहे हैं 60 न्यूटन से, इधर 60 न्यूटन, इधर 200 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इधर होगा, इधर होगा रिजल्टेंट फोर्स, इधर कुछ होगा। और ये जो है सरफेस को इधर पुश करेगा, ये सरफेस को इधर पुश किया, ये सरफेस को पुश किया, सरफेस इसे पुश करेगा। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फोर्स ऑन द बॉडी, नॉट बाई द बॉडी। तो बॉडी के ऊपर, जिस बॉडी को हम ले रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है। 3 फोर्स, एक अर्थ के चलते, एक अप्लाइड एक्सटर्नल बॉडी जो अप्लाई किया उसके चलते, और एक सरफेस के चलते, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो हम अब रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को, इस फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस और पैरेलल टू सरफेस। जो सरफेस का जो रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सो सरफेस का जो रिएक्शन है, उसका जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसको यूजुअली हम नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं और एन सिंबल यूज करते हैं। और सरफेस का जो रिएक्शन का जो कंपोनेंट है पैरेलल टू सरफेस, इस कंपोनेंट को फ्रिक्शन कहते हैं और सिंबल एफ यूज करते हैं। तो ये हमें दिया गया है कि ब्लॉक रेस्ट में, रेस्ट में मतलब नेट फोर्स 0, मतलब राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स। सो 60 राइट साइड है 60, लेफ्ट साइड है फ्रिक्शन। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन अप इक्वल टू डाउन, अप है आपका n, डाउन है आपका वेट mg। और तीसरा इक्वेशन एक घूम नहीं रहा, कहीं पर भी टॉर्क ले लीजिए 0 होगा। सो मैं यहां ले रहा हूं
टॉर्क जो है C पर 0 होगा। तो C पे इसलिए ले रहा हूँ, अगर C पे लूँगा तो इसका लेना नहीं पड़ेगा, ये जो है C से पास हो रहा, इसका भी लेना नहीं पड़ेगा, ये भी C से पास हो रहा, सिर्फ N जो है सर्टेन डिस्टेंस से पास हो रहा है, और फ्रिक्शन जो है सर्टेन डिस्टेंस, फ्रिक्शन का डिस्टेंस ये 10 है तो फ्रिक्शन का डिस्टेंस 5 हो गया। तो फ्रिक्शन किस तरफ घुमा रहा, ऐसा घुमा रहा, यहाँ फिक्स कर दीजिए, इधर खींचिए, इस तरफ घूमेगा क्लॉकवाइज। उसी तरह इधर फिक्स कर दीजिए, इधर खींचिए, एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। सो फ्रिक्शन इंटू 5 इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इंटू एक्स। सो फ्रिक्शन हम निकाल चुके हैं, 60 इंटू 5 इक्वल टू नॉर्मल फोर्स 200 इंटू एक्स। सो 0 0 कट जाएगा, 6 हो जाएगा, 30/20, 3/2, 3/2 सेंटीमीटर। सो नॉर्मल फोर्स का डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/2 है। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चंस हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किए थे, उसमें हर जगह हम mg और n को एक लाइन में दिखाते थे, क्योंकि वो सब स्मूथ सरफेस था। स्मूथ सरफेस यानी कि फ्रिक्शन जो है 0, अगर फ्रिक्शन 0 है तो नॉर्मल फोर्स ऐसा जा रहा था, राइट। लेकिन जब भी हम रफ सरफेस में रखते हैं तो नॉर्मल फोर्स जो है आमतौर पर सेंटर से नहीं जाता है, डिस्टेंस पे जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका रोटेटरी मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है इक्वल होगा। फ्रिक्शन जो है एक डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो नॉर्मल फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि इसका कोई टर्निंग नहीं है, कोई रोटेशनल मोशन नहीं है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल फोर्स जो आप न्यूटन्स लॉ पूरा शुरू किए थे कि थ्रू सेंटर जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एनीवे नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेने वाले हैं स्यूडो फोर्स के बाद, वो है आपका फ्रिक्शन। तो वहाँ हम देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स को हम सेंटर से नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक रॉड दिया गया है, एक रॉड, और रॉड को हमको यहाँ ज़मीन पर खड़ा करने के लिए कहा गया। रॉड है, इसको ज़मीन पे खड़ा करने के लिए 37 डिग्री में खड़ा करने के लिए कहा गया। तो जाहिर है कि हम ऐसा खड़ा करेंगे तो गिर जाएगा। तो हमको कुछ कंडीशंस भी दिया गया है कि इसको आप रोकने के लिए यहाँ एक वायर आप बांध सकते हैं, इसको रोकने के लिए वायर बांध सकते हैं, और यहाँ कुछ वेट ऐड कर सकते हैं। सो रॉड का मास मान लेते हैं, रॉड का मास मान लेते हैं 20 kg, राइट। और यहाँ हमें 30 kg का वेट दिया गया। हमें पूछा गया है कि ये जो सरफेस है, यहाँ पर जो ये सरफेस है, सरफेस का रिएक्शन कितना है। चलिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम कर लेते हैं। रॉड का मास 20 kg, तो वेट जो है 200 न्यूटन सेंटर से एक्ट करेगा। ये 30 kg है, 300 न्यूटन। रस्सी खींचेगा रॉड को से T, और इस सरफेस पुश करेगा, सरफेस जो है इसको पुश करेगा। स्ट्रिंग में टेंशन जो है अलोंग लेंथ होता है। स्ट्रिंग को जब भी आप खींचेंगे अलोंग लेंथ, साइड वाइज खींचने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रिंग जो है स्लैक कर जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। लेकिन रॉड में ऐसा जरूरी नहीं है, रॉड में अलोंग लेंथ होना जरूरी नहीं है। रिएक्शन वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी एंगल पर हो सकता है। सो रिएक्शन अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व कर देंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो रेदर देन टेकिंग रिएक्शन हम सीधा कंपोनेंट ही ले लेते हैं। इसका रिजॉल्व पार्ट Rx है, इसका रिजॉल्व पार्ट Ry है। सो जो सरफेस का रिएक्शन R था, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Rx है, वर्टिकल कंपोनेंट Ry है। हमने सीधा कंपोनेंट ले लिया। ऐसा क्यों? अगर हम R लिए भी रहते तो वही करते हैं, उसको तोड़ देते हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। सो बेटर यही होगा, सीधा कंपोनेंट ही ले लीजिए। अब अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0, राइट इक्वल टू लेफ्ट, राइट इक्वल टू लेफ्ट। वर्टिकल इक्विलिब्रियम, अप इक्वल टू डाउन, अप इक्वल टू डाउन।
और ये घूम नहीं रहा, कहीं पर भी टॉर्क जीरो होगा। यहाँ ले लीजिए जीरो होगा, यहाँ लीजिए जीरो होगा, यहाँ लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, मैं यहाँ ले रहा हूँ। वजह क्या है, ये दो जो है फोर्सेस यहाँ से पास हो रहा, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा, तो सिर्फ हमको ए, दो, तीन, ये दोनों ये तीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ ले रहा हूँ टॉर्क एट ए जीरो। सो पहले 200 न्यूटन का ले रहा हूँ, फोर्स 200 न्यूटन है, डिस्टेंस वेट जो है L/2 में एक्ट करता है, राइट। लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको डिस्टेंस नहीं चाहिए। इस फोर्स को प्रोड्यूस करेंगे, पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। ये कितना होता है L/2 cos थीटा। और ये टॉर्क है क्लॉकवाइज। नेक्स्ट ये भी है क्लॉकवाइज। ये कितना है 300। डिस्टेंस है L, लेकिन हमको डिस्टेंस नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए। ये कितना हो गया L cos 37। और ये दोनों क्लॉकवाइज, टेंशन जो इधर खींच रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा TL, टेंशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो L है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर प्रोड्यूस कीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए फोर्स का लाइन पर, ये यानी कि ये दोनों बराबर है, ये जो है L sin थीटा हो गया। सो L दोनों साइड कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, cos 37 4/5, ये 4/5, ये 3/5, दोनों साइड 5 कट जाएगा, ये 400, ये 1200, 1600 इक्वल टू 3T। सो T हो गया 1600/3 न्यूटन। सो T निकल गया, T इक्वल टू RX। सो यही RX हो जाएगा। RY तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। R जो है इन दोनों का वेक्टर सम होगा, R हो जाएगा RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर रूट ओवर। राइट। और R का एंगल अगर चाहिए, tan थीटा इज RY/RX, थीटा इज एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रॉड में जो है रिएक्शन अलोंग लेंथ होना जरूरी नहीं, जैसा स्ट्रिंग्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। ये दीवार है, दीवार में आपने एक रॉड को फिक्स किया, रॉड को फिक्स किया, यहाँ पर फिक्स कर दिया। रॉड का लेंथ 4 मीटर है, राइट। और रॉड का मास जो है, रॉड का मास जो है आपका 6 kg है, राइट। एक और मास आपने सस्पेंड कर दिया, यहाँ पर सस्पेंड कर दिया रॉड, और एक मास यहाँ पर, वो 6 kg है। सपोज आपने 8 kg सस्पेंड कर दिया। और रॉड को स्टेबल रखने के लिए आप यहाँ एक रस्सी से इसको आपने बांध के रखा है। और आपको पूछा जा रहा है कि इसमें टेंशन कितना है, ये पूछा जा रहा है। और ये वॉल का जो रिएक्शन है वो क्या होगा। सो वॉल का रिएक्शन चाहिए, टेंशन चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। रॉड का मास 6 kg है, तो वेट हो जाएगा 60 न्यूटन। रॉड का लेंथ 4 मीटर है, तो ये 2 मीटर में एक्ट करेगा, यूनिफॉर्म रॉड। और ये 8 kg है, मतलब 80 न्यूटन। और यहाँ पर वॉल का रिएक्शन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अलोंग लेंथ होना जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए रिएक्शन नहीं लेके सीधा कंपोनेंट ले लेते हैं, RX RY, राइट। T एक एंगल पर है, इसको रिजॉल्व कर देते हैं। T cos थीटा, T sin थीटा। सो रिजॉल्व कर दिए। इसका मतलब यह है कि अब T को डिस्कस नहीं करना है, T की जगह पर T cos थीटा और T sin थीटा को डिस्कस करना। तो हमारे पास कई पॉइंट्स हैं, अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मैं इसको ले रहा हूँ। अगर मैं इसको लूँगा टॉर्क के लिए, पहले फोर्स का लिख लेते हैं। नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब राइट इक्वल टू लेफ्ट। राइट है आपका RX,
इक्वल टू लेफ्ट कितना, टी कॉस थीटा। सो ये 4 मीटर दिया गया है। थीटा निकालने के लिए किसी एक का लेंथ देना है। सपोज ये 3 मीटर दिया गया। सो ये 4, ये 3, ये 5। सो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5। सो ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन Fy0 अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है Ry t साइन थीटा, Ry प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना, 60 और 80, 60 प्लस 80। सो साइन थीटा हो जाएगा आपका 3/5, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 इक्वल टू ये 140। दो इक्वेशन, 3 अननोन है, Rx Ry t। 3 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन टॉर्क का ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, मैं ये पे ले रहा हूँ। ये पर अगर लूँ तो Rx और Ry का लेना नहीं पड़ेगा। ये पर अगर लूँ तो Rx और Ry दोनों ए से पास हो रहा, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सिर्फ इसका रहेगा 60 का क्लॉकवाइज, 80 का क्लॉकवाइज। टी कॉस थीटा को भी अगर प्रोड्यूस किया जाए, इसको भी अगर बढ़ा दिया जाए, वो भी ए से पास होगा। सो टी कॉस थीटा का भी टर्निंग इफेक्ट जो है 0 है। सो 60 का है क्लॉकवाइज, 80 का, और टी साइन थीटा का एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 से शुरू करते हैं। 60 का डिस्टेंस हो गया 2, 80 का डिस्टेंस है 3, टी साइन थीटा का डिस्टेंस है 4। सो ये कितना 120, 240, 360 हो गया, राइट। और ये टी साइन थीटा होता है 3/5, 4, 4 3 12, 30। सो टी कितना हो गया 150। सो टी 150 निकल गया। यहाँ डाल दीजिए Rx निकल जाएगा, Rx निकल जाएगा। यहाँ डाल दीजिए Ry निकल जाएगा। सो R जो है Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर रूट ओवर। ओके, सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक सीढ़ी, लैडर है। एक लैडर को आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट में रखा है। लैडर का मास मान लेते हैं 20 kg, राइट। आपने 6 मीटर दूर पे रखा है बेस में, वॉल से, और वॉल में ये सपोज 8 मीटर, यानी कि लैडर का जो लेंथ है वो 10 मीटर हो गया, राइट। और एक लड़का खड़ा है, लड़का मान लेते हैं कि 8 मीटर दूरी पे खड़ा है, 8 मीटर दूरी पे खड़ा है। और लड़का का वजन है, बॉय का वजन है मान लेते हैं 60 kg। तो हमें पूछा गया है कि यहाँ पर सरफेस का, हॉरिजॉन्टल सरफेस का रिएक्शन क्या है, वर्टिकल सरफेस का रिएक्शन क्या है। मान लेते हैं वर्टिकल सरफेस स्मूथ है, तो रिएक्शन जो है सिर्फ नॉर्मल फोर्स होगा, और ये रफ है तो दोनों होगा, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फ्रिक्शन यानी कि कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस। तो फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। Rx Ry, R नहीं है, R जो है अलोंग लैडर एक्ट करना जरूरी नहीं है, कोई भी एंगल पर एक्ट कर सकता है, तो इसीलिए सीधा हमने कंपोनेंट ले लिया। लैडर का वेट ले लेते हैं। मास 20 है तो वेट जो है सेंटर पर एक्ट करेगा, 4 मीटर पर एक्ट करेगा। 20 है मतलब 200 हो गया। लड़का का वजन 60 है तो वेट हो गया 600 न्यूटन। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। सो नेट फोर्स 0, लेफ्ट इक्वल टू राइट। सो राइट है Rx इक्वल टू लेफ्ट। नेट वर्टिकल फोर्स 0, अपवर्ड फोर्स Ry इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 200 प्लस 600 यानी कि 800। और टॉर्क आप कहीं पर भी ले लीजिए, ए लीजिए, बी लीजिए, सी लीजिए, डी लीजिए, या फिर कहीं और ले लीजिए। मैं यहाँ ले रहा हूँ, वजह यह है कि 2 फोर्सेस यहाँ से पास हो रहा है, और मैं इस पॉइंट को चूज़ करता हूँ तो Rx और Ry का डिस्टेंस जो है 0 हो जाएगा। सो टॉर्क मैं ये पर ले रहा हूँ, ये दोनों का नहीं होगा। 200 का डिस्टेंस कितना है 4,
सो 200 क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, 600 क्लॉकवाइज, n एंटी क्लॉकवाइज। सो 200 का डिस्टेंस है 4, लेकिन हमको डिस्टेंस नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। सपोज एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा। नेक्स्ट 600 का, उसका भी डिस्टेंस 8 है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस cos थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट n का डिस्टेंस 10 है, लेकिन ये डिस्टेंस हमको नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा निकालते हैं? n को प्रोड्यूस कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, यानी कि ये 8। सो 200 इंटू 4 cos थीटा, cos थीटा कितना होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज 6/10 प्लस 600 इंटू 8 cos थीटा 6/10 इक्वल टू n इंटू 8। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 दूनी 480 आ रहा नहीं, और ये यहाँ भी 0 कर दीजिए, ये आपका 48 इंटू 6 48 2880। सो यहाँ से n निकल जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 0 8 8 16 1 8 4 12 3 1 2 बाई 8, इतना निकल गया नॉर्मल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स निकल गया, इसका मतलब RX भी निकल जाएगा। RY तो हमको मालूम है, RX मालूम है, RY को मालूम है, तो सरफेस का रिएक्शन निकल जाएगा। और स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स हम निकाल चुके हैं। तो ये था आज का जो डिस्कशन था, इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज का था, रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी का मतलब जिसका शेप और साइज किसी भी फोर्स पे बदलता नहीं है, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। सो आज हम टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे। नेट फोर्स 0, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क 0, रोटेटरी इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स लॉ आगे बढ़ाते हैं।